नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है और जो आज की क्लास रहेगी ना वो रहेगी भारत में विदेशी आक्रमण। और हम कहाँ से ये पढ़ने वाले हैं तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो बुक आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें से हम पढ़ेंगे और छठी से लेकर 10वीं तक NCERT वहाँ से भी ये डाटा लिया गया है। तो यानी ये जो कंप्लीट क्लासेज रहेगी भारतीय विदेशी आक्रमण, इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। क्यों विदेशियों ने क्यों आक्रमण किया और उस समय जो आक्रमण किए तो भारत की क्या स्थिति थी, क्योंकि भारत पे आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम अरब आक्रमणकारी थे उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास रहने वाली है ये चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम ले लीजिए या आप H-टेट, C-टेट या CET, दिल्ली पुलिस या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट का कोई भी ले लीजिए जहाँ सिविल लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके लिए बेनिफिट रहेगा इस क्लास से। तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने स्क्रीन पे आपको बुक्स दिखा रखी है उसमें से अच्छे से डिटेल मिलेंगे। और अभी हरियाणा में CET भी होने वाला है और H-टेट भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत बेनिफिट रहेगा इस क्लास से। तो चर्चा करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो इसमें आपको देखो एक बार देख लीजिए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो 8वीं शताब्दी में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसने आक्रमण किया। फिर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण रहेगा। फिर मोहम्मद गोरी का मंगोल आक्रमण हुए थे। तैमूर ने आक्रमण किया। बाबर के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली इन्होंने आक्रमण किया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में अगर प्राचीन समय की बात करें ना तो प्राचीन काल के अंदर यूनानी, संक, हुण, कुषाण ये लोग आक्रमण करते थे, लेकिन उन आक्रमण को जो आक्रमण किया उनका कोई ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ा। जो मध्यकाल भारत के अंदर अगर 712 से की बात करूं, उसके बाद में जो आक्रमण हुए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उसके बाद में जो आक्रमण हुए तो उनका बहुत काफ़ी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। और उसके बाद में देखो प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इन जो आक्रमणकारी आई इन्होंने आक्रमण किया, यहाँ पर से बहुत काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति लूट के लेके गए। और उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार किया और यहीं पर ही रहने लगे। तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में भारत एक सोने की चिड़िया होता था और उसको इन लोगों ने इतना लूटा और लूट के लेके भी गई। उसके बाद में जो ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी थे, इनका जब 1857 की क्रांति के बाद में आपने देखा होगा, यानी 1707 की औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आपने देखा होगा जो अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने भारत में काफ़ी लूटपाट की। जो अरब आक्रमणकारी आए थे ये तो यहाँ पे बस गए थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत को काफ़ी लूटा और वो सोने की चिड़िया, जब यानी प्राचीन भारत के अंदर या प्राचीन विश्व में बात करें ना तो भारत सबसे विकसित देश था, लेकिन आज वर्तमान में एक विकासशील देश हो गया है। तो इन लोगों ने काफ़ी लूटपाट की, यहाँ से काफ़ी धन संपत्ति लूटी, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आक्रमण किया, यहाँ से क्या लूट के लेके गए, उस समय जो राजा थे उनकी क्या स्थिति थी, वो क्यों ज़्यादा इनके खिलाफ फाइट नहीं कर पाए, लड़ पाए, तो इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन काल में मैंने आपको बताया यूनानी, संक, हुण, कुषाण ये आक्रमण करते थे। यानी प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में कौन कौन किस किस ने आक्रमण किया, कुषाण, शक, ये मैंने आपको बता दिया, हुण और यूनानी, यानी इन लोगों ने आक्रमण किया और इन आक्रमणों का कुछ ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ा था। फिर अगर इसी बुक्स के अंदर हम बात करें तो एक विदेशी नाम आता है। विदेशी किसे कहा जाता है, यानी विदेशी का नाम आता है। विदेशी की बात करूं तो जब कोई दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में आए तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। और जब कोई भारत का अगर किसी दूसरे देश में जाए तो वो वहाँ पे क्या, भारत का जो नागरिक वो क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा। तो यानी आज हम पढ़ रहे हैं भारत पे विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण का मतलब है जो विदेशी यानी दूसरे देश के लोगों ने भारत पे आक्रमण किया। और आज तक ये भारत का रिकॉर्ड रहा, किसी भारत के राजा ने या किसी भारत यानी भारत के राजा की बात करूँ तो किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। तो आक्रमण की बात करें तो भारत का नक्शा आप देखते हो तो भारत के नक्शे में 3 मुख्य द्वार रहेंगे आक्रमण करने की। प्राचीन भारत में जैसे पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था, तो उस समय क्या था, जैसे बात करूं मैं, जैसे ये यहां पे पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और भारत पे जो आक्रमण करने के 3 ही रास्ते थे, मुख्य रास्ते थे। एक तो जल मार्ग था, यानी जल के रास्ते से अरब सागर में आक्रमण कर सकते थे, अब अरब सागर में जल के रास्ते से। दूसरा कौन सा था, जो सिंध का इलाका था, सतल मार्ग से। और भारत पे जो आक्रमण करने का जो रास्ता था ना वो उत्तर पश्चिम में ज़्यादा था, उत्तर पश्चिम में
ज़्यादा थी, यानी यहाँ से रास्ता आक्रमण कर सकते थे। तीसरा था दर्रा, यानी जो पर्वतों के बीच में से जो रास्ता होता ना, उस दर्रे से, दर्रे यानी दर्रा बोल सकते हैं, दर्रों से भारत के ऊपर आक्रमण किया जा सकता था। तो यानी जो अरबी आक्रमणकारी है, पहले समुद्र मार्ग से भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। फिर उन्हें दर्रा से आक्रमण करने की कोशिश की, फिर भी सफल नहीं हुई। और फिर शतल मार्ग से ये लगभग 75 सालों के संघर्ष के बाद में भारत पे विजय प्राप्त करने में, एक जो छोटा सा, यानी मैंने आपको भी बताया सिंध का इलाका, वहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त की। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं समुद्री मार्ग की बात करूँ तो 636 ईस्वी में, इसी बुक्स में 636 ईस्वी में भारत पे जो अरब के लोग थे, उन्होंने मुंबई के थाने नामक स्थान पे, थाने नामक बंदरगाह थी, वहां पे क्या किया, इन लोगों ने पहली बार आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए? जैसे आप अगर मान के चलो, कोई अगर बच्चा नहर में, दो बच्चे आपस में नहा रहे हैं और एक बच्चा नहर के अंदर है, एक दूसरा बाहर है, तो जो नहर के अंदर है उसको दूसरा बच्चा बाहर नहीं निकलने दे, तो आप मान सकते हो अगर एक पानी के अंदर से फाइट करे और एक बाहर से फाइट करे, तो बाहर वाला आपको पता है निश्चित ही जीतेगा। क्योंकि ये जो आक्रमणकारी ये समुद्री मार्ग से आते थे ना, तो उस समय ये समुद्री जहाज लेके आते थे। समुद्री जहाज में आप कितने सैनिक लेके आ सकते हो? 1000, 500, 2000, 5000। लेकिन आप देख सकते हो शतल मार्ग पे कितने सैनिक इकट्ठे कर सकते हैं। तो यानी वो नहीं जीत पाए। 636 ईस्वी में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अगर दर्रे की बात करूँ, खेमर दर्रा हो जाएगा यहाँ पे, गोमल और बोलन, खैबर दर्रा, गोमल और बोलन, यानी ये जो रास्ते से जो इराक के जो लोग थे ये आक्रमण कर सकते थे। यानी प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर मैं स्थल मार्ग की बात करूँ, मैंने सिंध का आपको रास्ते बताया। अगर आप बात करते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में आए थे उनके बारे में, देखो तो आपको पता है जो मुस्लिम धर्म था उसका जो संस्थापक था हजरत मोहम्मद रहेंगे। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद में लगभग 8 साल के अंदर ही, इनकी मृत्यु के बाद में 8 साल के अंदर ही इन लोगों ने सीरिया और मिस्र पे ऊपर कब्जा कर लिया था। यानी 8 वर्षों के बाद में इस्लाम धर्म के जो लोग थे, इन्होंने 8 वर्षों के अंदर ही सीरिया और मिस्र पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। इनका आक्रमण करने का एक कारण भी था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो इनका धर्म का प्रचार करना आक्रमण था, भाई हमारा साम्राज्य बहुत सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हमारा धर्म सबसे ज़्यादा धरती पर होना चाहिए। इनका एक दूसरा मकसद था धन संपत्ति लूटना। तीसरा मकसद इनका क्या था? ईरान इराक की बात करें तो उस समय वहाँ पे कोई ऐसा अनाज वगैरह पैदा नहीं होते थे, ये यानी पशु पक्षियों को मारना इनको ही खाते थे। तो इनको एक जो भारत पे आक्रमण करने का, सिंध के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी थी, फसलें भी अच्छी होती थी, और जो भारत का राजा, तो मैंने आपको पहले बताया भारत सोने की चिड़िया होता था। ठीक है, उसके बाद में 8 वर्षों के बाद में सीरिया और मिस्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद हम बात करूँ ना, यूरोप का रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया का फारस साम्राज्य भी इन्होंने जीत लिया था। यानी यूरोप का रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया का मैंने कौन सा बताया? फारस का साम्राज्य, यानी इन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। जो मध्य एशिया का जो फारस का साम्राज्य था ना, उसकी सीमा भारत के साथ लगती थी। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास में इन क्षेत्रों में, सिंध के इलाकों में जो मध्य एशिया का फारस का साम्राज्य था उसकी यानी सीमा लगती थी। इनका एक मुख्य कारण ये भी हो गया, हम इस्लाम का प्रचार करेंगे और हमारा साम्राज्य सबसे बड़ा होना चाहिए। ये इनका सबसे पहला यानी एक मकसद था। अब बात करें 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक इन्होंने भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए और कहाँ कहाँ आक्रमण किए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है वो आप कमेंट करके बता सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। भी एनसीईआरटी और जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, उसका सोल्यूशन हम करवा रहे हैं जो 8वीं क्लास की, उसमें से ये सारा कंटेंट मैंने लिया है। अब देखते हैं 636 ईस्वी में अरबों ने प्रारंभिक आक्रमण किया था। पहली बार अगर भारत के ऊपर आ जाए ना, अरबों ने आक्रमण कब किया? तो 636 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया। 636 ईस्वी में कहाँ पे किया? मैंने बताया बम्बई के निकट थाने नामक बंदरगाह पे इन्होंने पहली बार आक्रमण किया। कहाँ रहे? जैसे अगर समुद्री मार्ग से आए थाने नामक स्थान पे, इन्होंने पहली बार आक्रमण किया था समुद्री मार्ग से, लेकिन सफल नहीं हुए थे जल मार्ग से। फिर उन्होंने भड़ोच और देवल पर भी आक्रमण किया। भड़ोच और देवल पर भी इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो पाए। यानी जल मार्ग से ये आक्रमण
करते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। फिर आगे बात करते हैं, इनका खलीफा होता है, धर्मगुरु कह सकते हैं। उस खलीफा ने क्या किया, पहली बार 634 से 644 ईस्वी तक जल मार्ग और सतल मार्ग पर एक योजना बनाई। 634 से 644 ईस्वी तक कौन था खलीफा? उमर, खलीफा उमर। इसने क्या किया, एक योजना बनाई कहां पर आक्रमण करने की, जल मार्ग पे आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये जल मार्ग से आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर इसने सतल मार्ग से योजना बनाई थी, भी हम सतल मार्ग से भी आक्रमण करेंगे, लेकिन इनकी योजना ही फेल हो गई। आक्रमण करना तो दूर की बात है, इसकी योजना ही फेल हो गई। जो सिंध का इलाका था, मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंध, उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। सिंध के साथ में बलूचिस्तान वगैरह लग जाता है, तो यहाँ पे आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। फिर इसके बाद में खलीफा चेंज होता है, इसका नाम आता है खलीफा उस्मान, खलीफा उस्मान। इसने क्या किया, खलीफा उस्मान ने, इसने 644 से 656 ईस्वी तक भारत में कहते हैं भाई सिंध के ऊपर इन्होंने फिर एक योजना बनाई आक्रमण करने की, हम सिंध के ऊपर आक्रमण करेंगे, लेकिन ये इसकी योजना ही सफल नहीं हो पाई। फिर खलीफा अब्बू आता है, इसने 660 ईस्वी में, खलीफा अब्बू, इसने क्या किया, 660 ईस्वी में, 660 ईस्वी में भारत के पहली बार भारत में सतल मार्ग से सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। अगर आपसे अब आ जाए सतल मार्ग से पहली बार सिंध के ऊपर आक्रमण किसने किया था, तो वो 660 ईस्वी में खलीफा अब्बू ने किया था पहली बार। इससे पहले योजना बनाई गई थी आक्रमण करने की, लेकिन वो सफल, योजना ही उनकी फेल हो गई। जल मार्ग से उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। उसके बाद जो खलीफा मुआविया आता है, खलीफा मुआविया, यहाँ लिख देता हूँ, खलीफा मुआविया ये आता है। इसने क्या किया, यह 661 से 680 ईस्वी तक, 61 से 661 ईस्वी से 680 ईस्वी तक इसने क्या किया, भारत के सिंध के ऊपर कहते हैं 6 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 6 बार आक्रमण किया था, और इससे सफल नहीं हो पाया। यानी आपसे पूछा जाए पहली बार सतल मार्ग से आक्रमण किसने किया, तो अब खलीफा अब्बू ने। अगर खलीफा मुआविया ने 6 बार भारत के सिंध के ऊपर आक्रमण किया, सफल नहीं हो पाया। पहली बार जो अरब आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, उन्होंने 636 ईस्वी में मुंबई के थाने नामक स्थान पर उन्होंने आक्रमण किया था। फिर बड़ौच और देवल पर भी आक्रमण किया। उसके बाद में कहानी शुरू होती है 695 ईस्वी से। 695 ईस्वी की बात करूँ तो उस समय जो इराक का गवर्नर था वो कौन बनता है? अल हजाज। इराक का गवर्नर कौन बनता है? अल हजाज। आने वाले एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और वैसे बेसिक भी नॉलेज होने चाहिए सभी को, भाई हाँ भारत पे कितने आक्रमण हुए थे और किस किस ने आक्रमण किया था। तो ये जो अल हजाज था ना, ये कब गवर्नर बनता है? अल हजाज 695 ईस्वी में इराक का गवर्नर बनता है। इराक का गवर्नर, जैसे ही यह गवर्नर बनता है, उसके बाद में जो ये इनका खलीफा होता है वालिद, यानी अल हजाज गवर्नर बनता है और खलीफा कौन होता है? खलीफा वालिद। वालिद, ये खलीफा वालिद से परमिशन लेता है कि मुझे जो भारत का जो सिंध का इलाका वहाँ पे आक्रमण करना है। तो इसका जो खलीफा होता है ना, वो बहुत प्रयासों के बाद में इसे इजाज़त दे देता, भाई आप वहाँ पे आक्रमण कर सकते हो, कहाँ पे? सिंध पे। लेकिन कहते हैं ये एक अलग ही बहाना था, लेकिन जो एक्चुअल में कहते हैं वास्तविकता क्या थी आक्रमण करने की, वो थी श्रीलंका से कुछ व्यापारिक जहाज, यानी श्रीलंका से व्यापारिक जहाज अरब सागर से होते हुए इराक की तरफ जा रहे थे। और कहते हैं वहाँ पे कुछ सिंध के जो लुटेरे थे ना, समुद्री लुटेरे, इन लोगों ने क्या किया, इनकी जहाज को, समुद्री जहाज तो जो श्रीलंका से आ रही थी, उसको लूट लिया, और उनके जो जहाज थे उनको काफ़ी धन संपत्ति वहाँ से लूटी, और उनके सैनिकों को वहाँ से भगा दिया, कुछों को मार दिया। तो इस बात का पता जब अल हजाज को लगाना, तो अल हजाज ने गवर्नर जो खलीफा वालिद था, इससे परमिशन ली, और कहते हैं भाई जब सिंध का जो राजा था ना, राजा दाहिर,
इसके पास सम्मन भेजा यानी पत्र भेजा भी आपने हमारा जहाज लूटा, तो हमारी जो भी धन संपत्ति लूटी है, आपने जो भी हमारा नुकसान किया है वो हमारा वापिस कर दीजिए, आपके ऊपर हम आक्रमण नहीं करेंगे। यानी ये एक धमकी देता है, लेकिन राजा दाहिर इसके दोबारा पत्र का रिप्लाई करता है कि हमने आपके जो समुद्री जहाज थे वो नहीं लूटे, तो हम किस धन संपत्ति को आपको वापिस करें। यानी इनको पता भी नहीं होता भी समुद्री जो लूट रहे थे उन्होंने लूट लिया। तो फिर कहते हैं भी जो आला जहाज है ना, ये अपने दो सेना नायक था उब्दुल्ला और बुडेल, यानी सेना नायक अब्दुल्ला और बुडेल, ये 711 और 12 के आसपास की बात है। तो ये 710 और 11 के आसपास की बात है। इन दोनों सेनापति होते हैं, इसको भारत पे आक्रमण करने के लिए, सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और राजा दाहिर इन दोनों की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। राजा दाहिर क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और इन दोनों की वहाँ मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में कहते हैं भी जो आला जहाज था ना, उसको बहुत गुस्सा आता है और ये भारत पे आक्रमण करने के लिए किसे भेजता है, ये अपने भतीजे या दामाद को आक्रमण करने के लिए भेजता है। कहाँ पे, सिंध में। थोड़ा सा साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। सिंध के इलाके में भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। यानी ये जो आला जहाज था, ये अपने भतीजा या दामाद, इसको आक्रमण करने के लिए कहाँ भेजता है, सिंध के इलाके पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। क्या नाम था इसका, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, एक 17 साल का लड़का, इसे भारत के सिंध के उस राजा के साथ ये लड़ाने के लिए भेज देता है, युद्ध करने के लिए, जो राजा का बहुत वर्चस्व था। यानी बहुत उसकी मान्यता है भी इसके साथ कोई युद्ध करेगा तो वो हार जाएगा। लेकिन ये 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, कहते हैं भाई पहले कहाँ पे आक्रमण करता है, देवल पे आक्रमण करता है। देवल के आक्रमण करने के बाद ये सिंध नदी को पार करता है। भाई सिंध नदी को पार करने के बाद ये जो भारत का जो इलाका था सिंध, वहां पे आक्रमण करता है। और वहां का जो राजा होता है वो कौन था, राजा दाहिर। राजा दाहिर और इसके बीच में कहते हैं भी जो आक्रमण 20 जून 712 ईस्वी में अरोड़ा नामक स्थान पे हुआ था। 20 जून 712 ईस्वी में अरोड़ा नामक स्थान पे इनके बीच में युद्ध होता है भी। और इसमें कहते हैं भी राजा दाहिर इस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी युद्ध हार जाता है। और जो राजा दाहिर की पत्नी थी ना, वो महल में 15,000 सैनिकों के साथ में, 15,000 सैनिकों के साथ में जो मोहम्मद बिन कासिम था इसका मुकाबला करती है। लेकिन कुछ सामान सीमित होने के कारण, यानी सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, उसके सीमित होने के कारण यह भी हार मान लेती है। और हार मानने कहते भी इसके बाद में यह अपनी इज्जत बचाने के लिए, पवित्रता बचाने के लिए जोहर कर लेती है। कौन, राजा दाहिर की पत्नी जोहर कर लेती है। यानी ये आग में कूद के अपनी जान दे देती है। और भारत के अंदर पहला जो राजा था वो किसने किया था, तो ये किया था राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। फिर उसके बाद में जो राजा दाहिर का जो पुत्र होता है ना, जेसिया, राजा दाहिर की पुत्र क्या नाम था, जेसिया। इसने कुछ वर्षों तक जो मोहम्मद बिन कासिम था इसका, मोहम्मद बिन कासिम तो उसके बाद में क्या होता है, जो राजा दाहिर थी इसकी 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। यानी जो दाहिर था ना, ये सूर्य देवी और परमल देवी, यानी ये किसकी पुत्रियां थी, ये राजा दाहिर की पुत्रियां थी। इसको अपने साथ लेके कहाँ चला जाता है, इराक चला जाता है। और इराक कहते हैं खलीफा वालिद को ये सौंप देता है। और अपनी चतुरता के कारण ये दोनों इसके ऊपर आरोप लगा देती है। और खलीफा वालिद होता है ना, ये खलीफा वालिद जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसे मृत्यु दंड दे देता है, यानी इसको मृत्यु दंड दे दिया था। कुछ किताबों के अंदर ये भी लिखा है भी ऊँट की खाल में सील देता है और मोहम्मद बिन कासिम की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है 713 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में जो इसका पुत्र था ना, जो राजा दाहिर का, जेसिया, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जेसिया था। ये कुछ वर्षों तक जो अरब आक्रमणकारी थे, इनके जो वंशज थे, इनका प्रतिरोध करता है, इनके ऊपर आक्रमण के लिए संघर्ष करता है, लेकिन ये भी हार मान जाता है। उसके बाद में इन्होंने आक्रमण किया, अरबों ने भारत के ऊपर और भी आक्रमण किया 712 और 13 ईस्वी के बाद में। तो जो कश्मीर का शासक था ना, ललितादित्य, उसने इनके आक्रमणों का विरोध किया और उन्हें कहते हैं भी हराकर भगाया था। किसने, कश्मीर का शासक था, कश्मीर का शासक ललितादित्य, इसने कहते हैं भी आप इनके खिलाफ आक्रमण किया था और यहाँ से इनको भगा दिया था। यानी ये, और फिर 725 ईस्वी में अरबों का फिर आक्रमण होता है, 725 ईस्वी में।
भारत के ऊपर अरबों का फिर आक्रमण होता है। और इन आक्रमणों का यानी जो मुकाबला कौन करते हैं, तो गुज्जर प्रतिहार के लोग, गुज्जर प्रतिहार के जो शासक थे ये इनका मुकाबला करते हैं और यहाँ से इन्हें हारने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के राजा दाहिर को हरा देता है तो उसका जो प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर वो क्या था, तो ये जो जानकारी मिलती है ना, मैंने जो बुक्स बताई उसमें से मैंने लिया है, एनसीईआरटी भी पढ़ा है, और ये जो सारी जानकारी कहते हैं भी जो चचनामा पुस्तक थी ना, उस पुस्तक के अंदर ये जानकारी मिलती है भी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ये पहला अरब आक्रमणकारी था जो सफल हुआ। यानी जो अरब आक्रमणकारी थे उसे 636 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक उनको 75 साल कामयाब होने के लिए लगे, युद्ध जीतने के लिए लगे। लगातार ये प्रयास करते रहे हमें भारत के ऊपर आक्रमण करना है, वहाँ से धन संपत्ति लूट के लेके जाना है। लेकिन जब अरब भी भारत के अंदर आक्रमण करने के बाद यहाँ पे सिंध के आसपास के क्षेत्र में बस गए, तो सिंध के ऊपर और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। एक तो उनका इस्लाम का धर्म का प्रचार हो गया, दूसरा उन लोगों ने अपने साथ क्या लेके आए, कहते हैं इस्लाम प्रवेश तो हो गया भारत के अंदर, उसके बाद खजूर की खेती और ऊंट पालन। अरब अपने साथ के लिए क्या लेके आए थे, खजूर की खेती और ऊंट पालन, खजूर की खेती, ऊंट पालन। यानी ये खजूर की खेती पहली बार भारत में लेके आए थे, और फिर ऊंट पालन भी इन्होंने पहली बार भारत में किया। और क्या किया था, इन्होंने जजिया कर लगा दिया था भारत में। कौन सा, जजिया कर। जो यहाँ के जो आसपास के जो लोग थे उनके ऊपर क्या किया था, जजिया कर। और मोहम्मद बिन कासिम ने कहते हैं भाई युद्ध जीतने के बाद जो सिंध का इलाका, जब मैंने आपको बताया जो राजा दाहिर का इलाका था, वहाँ पे इसने क्या किया, सबसे ज़्यादा कहते हैं जो यूथ थे ना, यानी युवा लोग थे, उनको मरवा दिया। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने मरवा दिया। और जो जजिया कर था ना, वो गैर हिंदुओं से लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं थे उनसे लिया जाता, गैर हिंदुओं से लिया जाता था। और इसमें इसने छूट किसको दी, एक तो ब्राह्मणों से ये इसने मना कर दिया, ब्राह्मणों से नहीं लूंगा। एक अपंग लोग थे, हैंडीकैप्ड थे, उनसे मना कर दिया। और बच्चों से और स्त्रियों से इसने नहीं लिया, जितने वो बाकी लोग थे उनसे यह कर लेता था, यानी स्टार्ट हो गया था कर लेना। फिर दीरम नामक सिक्के भारत में किन्होंने चलाए, तो अरबों ने। दीरम नामक सिक्के किसने चलाए थे, अरबों ने चलाए थे भारत के अंदर। पुस्तक कौन सी बताई मैंने, चचनामा। और इन्होंने क्या किया, पंचतंत्र, ये जो भारत की पुस्तक थी ना, इन्होंने भारत के इतिहास को जानने की भी कोशिश की, भारत के बारे में जानकारी, जो संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी ली। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और जो पंचतंत्र था, इस जो पुस्तक थी ना ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, इन दो पुस्तकों का इन्होंने क्या किया, अरबी में अनुवाद किया था, अरबी में अनुवाद किया। यानी अगर ये संस्कृत में होती थी, ये पढ़ नहीं पाते, तो इन्होंने अरबी भाषा में इनका अनुवाद करके इन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो आज मैंने आपको बताया भी 712 ईस्वी के अंदर, अभी तक मैंने इस क्लास में बताया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सबसे पहले किसने आक्रमण किया, और भारत में जो आक्रमण करने के रास्ते थे वो 3 रास्ते थे। कौन कौन से थे, तो पहला था मैं आपको बता दिया जल मार्ग, फिर सतल मार्ग, और फिर दर्रा भी मैंने बताया, वहां से भी आक्रमण कर सकते थे, पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता होता था। 636 ईस्वी में मुंबई के थाने नामक स्थान पर पहली बार इन्होंने आक्रमण किया। फिर अलग अलग खलीफों ने यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता कब मिली, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में राजा दाहिर को हराने के बाद में इसे सफलता मिली। यानी भारत तो अब पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी के आक्रमण। यानी वो गजनवी जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था, और एक भी आक्रमण कहते हैं उसका अनसक्सेसफुल नहीं हुआ था, यानी कहते हैं भी एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो मैंने आपको बुक बताई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, उसके अंदर लिखा गया है भी अलप्तगिन नामक व्यक्ति ने, यानी अलप्तगिन नामक व्यक्ति ने 962 ईस्वी में गजनी के अंदर गजनवी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी 962 ईस्वी के अंदर इसने गजनवी वंश की स्थापना की थी, जिसे यामनी वंश भी बोला जाता है। गजनी वंश को क्या बोला जाता है, यामनी वंश भी बोला जाता है, यामनी वंश भी बोला जाता है। और बहुत सी बुकें आपको बताई भी 932 ईस्वी में इसने क्या की थी, गजनी वंश की स्थापना की थी गजनी के अंदर। लेकिन जो बुक्स है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, हो सकता है आने वाले एग्जाम में स्टेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी गजनी वंश की स्थापना कब की गई थी, तो आपको 962 ईस्वी में है गजनी वंश की स्थापना की थी। वो बहुत सी बुकें आपको 932 ईस्वी बताएगी। उसके बाद में क्या, अलप्तगिन की मृत्यु के बाद में उसका जो दामाद कहते हैं या गुलाम कहते हैं, वो
सुबुक्तगिन कहाँ का शासक बनता है? तो ये गजनी का शासक बनता है भाई। सुबुक्तगिन गजनी का शासक बनता है। और सुबुक्तगिन के शासन के समय में ही 986 ईस्वी में एक भारत का पहला जो राजा जयपाल है, ये क्या करता है? ये गजनी के ऊपर अटैक कर देता है। कहाँ पे अटैक करता है? गजनी पे अटैक कर देता है। यानी 986 ईस्वी में गजनी जब अटैक करता है तो उस समय कहते हैं जब युद्ध चल रहा था उस समय क्या है, आंधी तूफान काफ़ी तेज आता है, आंधी और तूफान। तो ये जो इनकी सेना होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और आंधी तूफान में डर नहीं पाती। और इसी का फायदा किसको मिलता है? ये सुबुक्तगिन को मिलता है। और यानी कमज़ोर कौन हो जाता है? जयपाल कमज़ोर हो जाता है। और जयपाल को कहते हैं भी यह एक संधि करनी पड़ी थी। किसे? सुबुक्तगिन से संधि करनी पड़ी थी। तो इसका अंदाजा किसको हो जाता है? सुबुक्तगिन को हो जाता है। जो भारतीय राजा थे वो क्या थे? एक शक्तिशाली राजा थे। तो इनका इसको डर बैठ जाता भाई भारत वाले फिर आक्रमण कर दे या हम भारत पे आक्रमण करेंगे तो हमारी हार निश्चित होगी। उसके बाद में कहते हैं भाई जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 997 ईस्वी के अंदर, यानी 997 ईस्वी में महमूद गजनवी मोहम्मद गजनवी क्या कहाँ का राजा बनता है? ये गजनी का शासक बनता है अभी। मोहम्मद गजनवी ये कहाँ का शासक बनता है? गजनी का शासक बनता है। और कहते हैं ये खलीफा से यमीन उत दौला की उपाधि प्राप्त करता है। जो खलीफा होता है ना उस समय उनसे यमीन उत दौला की उपाधि प्राप्त करता है। और इसी यमीन उत दौला की उपाधि के बाद में ही जो गजनवी वंश था उसे क्या कहा गया? यामिनी वंश कहा गया। तो यह भारत के ऊपर उस समय प्रण देता भी मैं भारत के ऊपर हर वर्ष आक्रमण करूंगा। और कहते हैं भाई 1001 से, इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ भाई 1001 से और 1027 तक इसने भारत के ऊपर कहते हैं भाई 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किए थे। तो इन आक्रमणों के बारे में जो पुस्तक में दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। इसने नगरकोट के ऊपर भी आक्रमण किया था। उससे पहले कहते हैं भाई 1001 या 1001 में ये क्या करता है? ये जो राजा जयपाल था ना इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण कर देता है। और कहते हैं भी इस युद्ध में जयपाल यह आक्रमण जब करता है हार जाता है और यह जयपाल की बेइज्जती करके छोड़ देता है। और बेइज्जती के कारण जयपाल अपने यानी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कौन कर लेता है? जयपाल कर लेता है। यानी पहला आक्रमण जब ये मोहम्मद गजनवी भारत के ऊपर करता है तो वह किस राजा के ऊपर करता है? तो ये राजा जयपाल के ऊपर करता है। 1001 ईस्वी में हिंदुशाही राजा के ऊपर आक्रमण करता है। और यह युद्ध कौन हार जाता है? तो यह युद्ध जयपाल हार जाता है। और हारने के बाद जयपाल कहते हैं भाई यह आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद में यह बेहरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण करता है। और जब नगरकोट पे 1001 ईस्वी में 1008 में 1006 में 1006 में जब ये नगरकोट पे आक्रमण करता है ना, नगरकोट पे, और वहाँ से कहते हैं भाई भगवान शिव की मूर्ति को यह तोड़ता है। और उसी समय इसे क्या कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है भाई। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। यह नाम किसे दिया गया था? मोहम्मद गजनवी को दिया गया था। और भारत पे के आक्रमण करने का दो ही उद्देश्य थे। एक तो धन संपत्ति लूटना, दूसरा अपने धर्म का प्रचार करना। और जो हिंदुओं का धर्म था यानी हिंदुओं की जिन आस्था थी मंदिरों में, मूर्तियों में, उनको खंडित करना। या ऐसा कह सकते हैं ये एक क्या था? कट्टर मुसलमान था जिसने हिंदू की बहुत सी मंदिरों को तोड़ा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। उसके बाद में इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण रहेगा थानेसर के ऊपर। जब इसने 1014 में सही निकले मेरे 1014 में इसने कहाँ पे आक्रमण किया? तो हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय इसी को क्या बोला था? स्थानेश्वर बोला जाता था। और कहते हैं ऐसी ये चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेके गया था। और कहते भी अपने साथ कहाँ लेके गया था? गजनी लेके गया था। और अपने महल में कहते हैं उसके पार्ट थे उसको वहाँ पे लगा दिया था। और कहते हैं भी ये उस पर आते हुए भी ठोकर मारता था और जाते हुए भी ठोकर मारता था। यानी चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ लेके गया था? ये गजनी लेके गया था। और कहाँ से लूट के ले गया? थानेसर से लूट के लेके गया था। हरियाणा के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा में पहली बार आक्रमण कब किया? तो इसने पहली बार 1009 में आक्रमण किया था भाई। कहाँ पर? अंबाला के पास में नारायणगढ़ तहसील से ये वापिस लौट गया था। नारायणगढ़ तहसील से ये वापिस लौट गए। कहते हैं इनके सैनिक बीमार हो गए थे। यानी जब ये वहाँ से आए तो यहाँ पे ठंड हो रही थी। यानी जब ये गजनी से चला अफगानिस्तान से तब गर्मी थी। और जब ये हरियाणा में पहुँचा तो काफ़ी ठंड थी। तो इसके सैनिक बीमार हो गए थे इसलिए वापिस चला गया था। फिर 1014 में थानेसर पर आक्रमण करता है और चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति लेके चला जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा रहेगा? सोमनाथ का मंदिर। ये कहाँ रहेगा सर जी? ये गुजरात में रहेगा। सोमनाथ का मंदिर
1025 में इसने आक्रमण किया था यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर। और उस समय उसका जो शासक था वो कौन था? चालुक्य वंश से भीम प्रथम था। और यानी एक सोमनाथ का मंदिर कहाँ रहेगा? गुजरात में 1025 में इसने आक्रमण किया था। और यहाँ से कहते हुए काफ़ी मात्रा में इसने जो हिंदू थे उनको मरवा दिया था और यहाँ से काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति लूट के लेके गया था। और जब कहते हैं ये जो सोमनाथ के मंदिर से जब संपत्ति लूट के लेके जा रहा था तो ये सिंध के नामक इलाके, सिंध नामक क्षेत्र से जा रहा, तो वहाँ पर कहते हैं जाटों ने इसका विरोध किया और इसके जो धन संपत्ति थी उसको जाटों ने लूट लिया था। तो इसका अंतिम आक्रमण भारत के ऊपर कब था? तो 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था भाई, जाटों के विरुद्ध 1027 में इसका आक्रमण था। और कहते हैं भाई 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो जाती है। और 1030 में मृत्यु के बाद में जो इसने ये क्षेत्र इसने जीता था ना, यानी जो सिंध के आसपास में जो क्षेत्र जीता था वहाँ पे किन का शासक हो जाता है? तो गजनी वंश के जो उत्तराधिकारी थे उनका शासन वहाँ हो जाता है। 1030 में किसकी मृत्यु हो गई थी? गजनवी की। ठीक है। उसके बाद में कुछ जो इसके उत्तराधिकारी थे वो वहाँ के आसपास के क्षेत्र में शासन करने लग जाते हैं। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत के ऊपर आक्रमण रहेगा वो कौन सा रहेगा? मोहम्मद गोरी का आक्रमण रहेगा भाई। उसके बारे में पढ़ेंगे बुक्स में। जो ये क्लास में करवा रहा हूँ ये बुक से आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस बुक्स का सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप पूरी की पूरी क्लास देखना और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। अब रहेगा मोहम्मद गोरी का आक्रमण, इसके बारे में पढ़ें भाई। मोहम्मद गोरी ये कहाँ का शासक था? ये गोर का शासक था भाई, गोर का शासक। और ये गोर कहाँ था? तो ये गजनी, मैंने बताया ना गजनी, वहाँ का एक छोटा सा क्षेत्र था गोर। और जब मोहम्मद गजनवी के बाद में जो इसके उत्तराधिकारी हुए ना वो कमज़ोर साबित हुए। और उन कमज़ोर साबितों में से इनमें से कहते हैं गोर जो क्षेत्र था उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और यहाँ पे किसका वंश हो गया? मोहम्मद गोरी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर कहाँ कहाँ आक्रमण किए? तो मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण कहाँ रहेगा? 1078 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1178 में पाटन गुजरात पे इसने आक्रमण किया था, पाटन गुजरात में। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ के मंदिर पे किसने आक्रमण किया था? गजनवी ने आक्रमण किया था। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो भीम प्रथम था उस समय, भीम प्रथम। और जब 1178 में पाटन गुजरात पे जब आक्रमण करता है ना मोहम्मद गोरी, उस समय भीम सेकंड था भाई, भीम सेकंड, मूलराज द्वितीय कह सकते हैं। यानी मोहम्मद गोरी ने जब भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाई ना तो उस समय भारत में 3 ऐसे शासक थे जो उसका अकेला मुकाबला कर सकते थे। एक तो जो अजमेर और दिल्ली के आसपास में चौहान थे, फिर मैंने आपको चालुक्य वंश से भीम प्रथम जो गुजरात में था, और एक गढ़वाल वंश कन्नौज से गढ़वाल वंश का राजा जयचंद। ये इतने शक्तिशाली थे, अकेले ही मोहम्मद गोरी को हरा सकते थे। तो 1178 में कहते हैं भाई पाटन गुजरात पे आक्रमण करता है भीम प्रथम। और इसकी माता जो नायिका देवी थी ना उसने युद्ध का नेतृत्व किया था, माँ नायिका देवी ने। और जो माउंट आबू पर्वत है ना राजस्थान के अंदर, माउंट आबू, वहाँ पे कहते हैं भी इसकी काफ़ी बुरी हार हुई थी, किसकी? मोहम्मद गोरी की। और ये वहाँ से माफ़ी मांग के भीमराज जो भीम द्वितीय था उससे माफ़ी मांग कर कहाँ भाग जाता है? गोर चला जाता है। और फिर ये भारत के ऊपर दोबारा आक्रमण करता है। और दोबारा आक्रमण ये कहाँ करता है? 1178 में इसने गुजरात में पाटन में हार गया था। उसके बाद में ये पंजाब में आक्रमण करता है भाई 1186 ईस्वी में, 1186 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करता है? पंजाब में आक्रमण करता है। और पंजाब में उस समय शासक कौन था? तो गजनी वंश का था खुसरो मलिक, उसके ऊपर आक्रमण करता है और खुसरो मलिक हार जाता है। और कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और उसके बाद में इसका जो इंपॉर्टेंट आक्रमण रहेगा वो 1191 में ये दिल्ली पे आक्रमण करने की योजना बनाता है 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करने की योजना बनाता है? दिल्ली पर। और दिल्ली पे जब ये आक्रमण करने के लिए आता ना तो इस बात की खबर किसे लगती है? जो पृथ्वीराज चौहान था अजमेर का शासक, उसे इस बात का पता चलता है भाई एक अफगान यानी अफगानिस्तान से एक तुर्क आ रहा है मोहम्मद गोरी, और जो काजिद आक्रमण करना चाहता है, दिल्ली पे आक्रमण करना चाहता है। तो 1191 में कहते हैं भाई जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था तराइन नामक स्थान पे, तराइन का युद्ध बोलते हैं इसे, कब हुआ था? 1191 के अंदर। और तराइन कहाँ रहेगा? बार बार पूछा जाता है, करनाल में, हरियाणा में,
करनाल में रहेगा। यहाँ पे किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कौन जीत जाता है और कौन हार जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान यह युद्ध जीत जाता है और मोहम्मद गोरी यह युद्ध हार जाता है। और हारने के बाद गोरी कहाँ चला जाता है? वापस गौर चला जाता है। और फिर दोबारा आक्रमण कब करता है ये दिल्ली पे? तो 1192 के अंदर ये कहाँ आक्रमण करता है? दिल्ली पे आक्रमण करता है। और कहाँ युद्ध होता है? ये तराइन का दूसरा युद्ध बोलते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध। यानी 1192 के अंदर ये दोबारा आक्रमण करता है। और यही दूसरा युद्ध कौन जीत जाता है? ये चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी दूसरा युद्ध जीत जाता है। और इस जीत के बाद में कहते हैं भी भारत में मुस्लिम शासक इन्हें अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं और भारत इन मुसलमानों के कहते हैं भी गुलाम इनके नीचे काम करने लग जाती है यहाँ की जनता। तो ये जो मोहम्मद गोरी था, ये युद्ध जीतने के बाद में फिर अगला इसका आक्रमण होता है 1194 में। जो कन्नौज था, मैंने जो गढ़वाल वंश का शासक था, कौन था? जयचंद। इसके विरुद्ध इसका आक्रमण होता है और जयचंद इसमें हार जाता है। और जीत कौन जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये बहुत सी काफी बार पूछा भी जाता है। 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध हुआ था। कन्नौज का शासक था गढ़वाल वंश का राजा जयचंद। चंदावर का युद्ध इसे बोलते हैं, चंदावर का युद्ध। कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। हार कौन जाता है? तो ये जो जयचंद था यह युद्ध हार जाता है। उसके बाद में कहते हैं भाई जो इसकी मृत्यु हो गई थी 1206 के अंदर, उससे पहले जो इसका एक जो बख्तियार खिलजी नामक सेनापति था, इसने क्या किया था? 1198 में बंगाल पे आक्रमण करता है भाई, बंगाल पे आक्रमण करता है। और बंगाल का जो शासक होता है वो लक्ष्मण सेन होता है और लक्ष्मण सेन हार जाता है। और बंगाल के अंदर उस समय की सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जला देता है? तो मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। और कहते हैं भी यहाँ पे 6 महीने तक आग जलती रही थी। यानी उन्होंने जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी, इसने यहाँ पे आग जलाई थी। जो लाइब्रेरी थी बख्तियार खिलजी विश्वविद्यालय, और जो भारत की संस्कृति थी उस समय की, उसको सारे को इसने यानी कंप्लीट को जला दिया था। 6 महीने तक आग जलती रही थी। भारत की जो संस्कृति थी, भारत का जो कल्चर था, उसको जला के इसने नष्ट कर दिया था। 1198 में बंगाल पे आक्रमण करता है। वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था जो युद्ध हार जाता है। और उसके बाद में कहते हैं 1206 के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गोरी के मृत्यु बाद में दिल्ली का जो राजा बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है 1206 में। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही थी, दिल्ली सल्तनत, जिसमें कितने वंश हुए थे? पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश के बाद में आया था तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में आया था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में आया था लोधी वंश, लोधी वंश। यानी 1206 से और 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत रही थी। ये इसका अलग वीडियो बना दूंगा पूरी की पूरी सल्तनत का, कौन सा राजा क्या था, किसने क्या राजा, गुलाम वंश में कितने राजा थे, फिर आपको खिलजी वंश में कितने राजा थे, तुगलक वंश में कितने, सैयद वंश में कितने और लोधी वंश में कितने राजा रहे थे, क्या कार्य किया था। तो इसके बारे में हम इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में जो हरियाणा में, जो हिंदुस्तान में कुछ राजपूत थे, उन्होंने जो मुस्लिम शासक थे, यानी जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक रह गए थे, उनके नाकों में दम कर रखा था। और हरियाणा में बात करें तो इसको बहुत कुछ सामना करना पड़ा। यहाँ के जो लोकल शासक थे, यानी जो छोटे छोटे राजा थे या छोटे छोटे जो साहूकार बोल सकते हैं, उन्होंने भी इनका काफ़ी विरोध किया। तो जो आगे रहेगा ना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो मंगोल शासक रहेंगे। ये तो हमारा पार्ट शुरू हुआ है जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा। हाँ, मोहम्मद गजनवी के साथ में एक लेखक आया था अल-बुर्नी, जिसने तहकीक हिंद पुस्तक लिखी थी, और उसमें जो हरियाणा का ब्रह्म सरोवर ना, उसका वर्णन किया था। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। और उसके बाद हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमण पढ़े। तो अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बुक में भी बता दिया था, उसके बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे? मंगोल। मंगोलों ने आक्रमण किया
ठीक है। मंगोलों के बाद में हम पढ़ेंगे तैमूर का आक्रमण, बाबर के आक्रमण, नादिर शाह के आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना और लगातार तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना। अभी CET भी जल्द होने वाला है, आज टेट और फिर उसके बाद में CTET भी होने वाला है और राजस्थान में भी RTET होने वाला है। जो 1 डे एग्जाम होता है कंपटीशन एग्जाम, उसके लिए ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी। तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।